इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 4। हम अभी तक पढ़ चुके हैं चार्ज क्या होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग एंड कूलम्ब्स लॉ। हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, ये होता है आपका F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। देखो आज के लेक्चर में हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं नया। और तो बेटे हमने पढ़ा कि भाई दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ऐसे फोर्स काम करता है। अब सवाल आता है कि सर किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हों, मान लो कि हमारे दो चार्ज पार्टिकल हैं जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस फिक्स है हमारी r, इसको मैं कुछ 1 मीटर मान लेता हूँ, चलो 1 मीटर पर रखे हुए हैं। तो दो चार्ज पार्टिकल्स जो 1 मीटर पर रखे हुए हैं उनके बीच में मिनिमम कितना फोर्स लग सकता है? दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम कितना फोर्स लग सकता है? सोचेंगे जरा। मिनिमम फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स बेटे कितना हो सकता है? कि सर हमने तो फॉर्मूले पढ़ाए अभी तक, आपने बताया नहीं। F इक्वल टू इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चलो 1 हो गया। अब सर चार्ज तो आपने दिया ही नहीं, चार्ज तो आपने दिया ही नहीं, चार्ज नहीं देंगे तो कैसे करेंगे? अब बेटे मैं आपसे कह रहा हूँ मिनिमम फोर्स कितना लग सकता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। तो मिनिमम फोर्स के लिए चार्ज क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ऐसे कैसे सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का मिनिमम फोर्स देखना है तो वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा फोर्स नहीं लग सकता। अगर दो चार्ज पार्टिकल 1 मीटर पर रखे हुए हैं तो इससे छोटा, इससे कम फोर्स नहीं लग सकता। तो इसकी लिमिट है ये, इससे कम नहीं लग सकता। तो कितना हो सकता है F मिनिमम? ये हो सकता है आपका 9 इंटू 10⁹ इंटू ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19/1। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब बेसिकली फोर्स की भी एक लिमिट है, इससे कम फोर्स नहीं लग सकता, इससे कम नहीं लग सकता। ज़्यादा लगाना है तो चार्जेस को बढ़ाते जाओ, डिस्टेंस को कम करते जाओ तो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये है, अगर डिस्टेंस को आप बढ़ा दोगे तो और कम हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस आपकी फिक्स है तो फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा चार्ज है तो ये मिनिमम फोर्स यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं इसमें। जैसे बेटे हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर हम, ये मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, अगर हम किसी कॉम को ड्राई हेयर्स में करते हैं और फिर पेपर पीस के पास ले जाते हैं तो पेपर पीस को अट्रैक्ट कर लेता है। या फिर जो फोनोग्राफ रिकॉर्डर होता है उसको जब हम लोग एक ड्राई कपड़े से साफ़ करके छोड़ देते हैं और फिर दोबारा से क्या होते हैं, सैंड पार्टिकल्स उस पर स्टिक हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या काम करता है, जैसे मान लो हमने ड्राई हेयर्स में कॉम को किया तो ये कॉम क्या हो गया हमारा, एक तरह से चार्ज हो गया, ये हमारा चार्ज हो गया। ठीक है, ये आपका चार्ज हो चुका है। अब हमने इसको पेपर पीस के पास लेके गए, मान लो ये पेपर पीस है। क्या होगा इसमें, एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी, एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी। तो चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा कि इसका जो चार्ज है, जिसे मैं आप समझाता हूँ कि मान लो कि ये चार्ज बॉडी है, इसमें लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या काम करेगा, पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को, जो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चार्ज है वो, उसका डिस्टेंस जो होगा वो कंपैरेटिवली दूर हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज पास आ गया, पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया। ठीक है सर, तो ये इससे क्या हुआ,
तो अगेन वही सवाल है, क्या ये पेपर पीस, मान लो ये पेपर का पीस है, ये पेपर का पीस है मान लो, और ये हमारा, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि ये लेट सपोज इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा कॉम्ब है, कॉम्ब चार्ज्ड है। लेकिन पेपर पीस, क्या पेपर पीस चार्ज हो चुका है? क्या कॉम्ब के पास पेपर पीस को लाने से पेपर पीस चार्ज हो जाता है? सोचेंगे ज़रा, तो आंसर होगा नहीं सर, चार्ज तो नहीं हुआ। क्यों? आ तो गया नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई वो शिफ्ट हुआ है, खाली इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए हैं और रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पास आ गए, और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज का जो ओवरऑल सेंटर है वो थोड़ा सा उधर स्लाइटली हो गया है। तो खाली ये ऐसे हुआ है। लेकिन अगर आप जोड़ोगे टोटल चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव मिला के, तो टोटल चार्ज तो बेटे जीरो ही आएगा ना, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। अभी भी बॉडी क्या है? न्यूट्रल है, अभी पेपर पीस चार्ज नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज हमारा है वो थोड़ा पास आ गया है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास आ गया है, और ये पॉजिटिव चार्ज दूर हो गया। तो अभी हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ में क्या था, फोर्स था हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब अगर डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेपर पीस में नेगेटिव चार्ज हमारा थोड़ा पास आ गया है, तो उसके पास आने से इनके बीच का फोर्स, इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का फोर्स, जो कि कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। जो कैसा होगा बेटे, अट्रैक्टिव होगा। और ये पॉजिटिव के बीच का फोर्स जो कि रिपल्सिव होगा, ये क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये वाला और ये वाला फोर्स कम है, और पॉजिटिव नेगेटिव वाला फोर्स ज़्यादा है। इसका मतलब अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा है और रिपल्शन का फोर्स कम है। इसीलिए ओवरऑल क्या होगा, इसमें ओवरऑल अट्रैक्शन होगा, तो कॉम्ब जो होगा पेपर पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और यही होता है कि इसके अंदर, फोनोग्राफ रिकॉर्डर के अंदर होता है। जब आप उसको सूखे कपड़े से साफ़ करते हो, गीला भी लोगे तब भी फ्रिक्शन थोड़ा बहुत रहता है, फ्रिक्शन रहता है, लेकिन अगर आप सूखा लोगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा। उसके बाद आप साफ़ करते हो तो उससे क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है, और वो चार्ज होने के बाद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, दोबारा से डस्ट उस पर आ जाती है। तो ये हमारा होता है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब बेटे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कुछ और एप्लीकेशंस की बात करते हैं, कूलम्ब्स लॉ के कुछ और एप्लीकेशंस। देखिए, तो हमने समझा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं सर, Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस r है, इनके बीच का हमने फोर्स पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से ये आ गया। ठीक है सर, ये भी पढ़ लिया हमने कि वो कैसे न्यूट्रल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। तो देखो, अगर अट्रैक्शन हो रहा है किन्हीं दो बॉडीज़ के अंदर, है ना, यहाँ पे ध्यान देना, अगर किन्हीं दो बॉडीज़ के अंदर अट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों बॉडीज़ ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, प्लस या माइनस होना चाहिए उस पर, दोनों एक पे प्लस एक पे माइनस होना चाहिए अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो सर जवाब क्या है, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक दूसरी बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है। तो बेटे अगर बॉडी न्यूट्रल है और एक बॉडी चार्ज्ड है, तब भी उनके बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है दो बॉडीज़ के बीच में, तो फिर हम पक्का कह सकते हैं कि वो दोनों बॉडीज़ पर सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है, मतलब अगर अट्रैक्शन हो रहा है किन्हीं दो बॉडीज़ के अंदर, तो वो दोनों बॉडीज़ चार्ज भी हो सकती हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, या फिर उनमें से एक बॉडी चार्ज हो सकती है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है। मतलब अट्रैक्शन जो होता है उससे हम क्लियरिटी नहीं बता सकते कि ये बॉडीज़ पे कितना चार्ज है, बॉडी न्यूट्रल है या बॉडी पे चार्ज है, वी कैन नॉट से। बट हाँ, अगर रिपल्शन हो रहा है दो बॉडीज़ के बीच में, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज़ चार्ज्ड हैं, या तो दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट या ट्रू टेस्ट। सो रिपल्शन इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ
इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी चार्ज है। अगर रिपल्शन हो रहा है दोनों बॉडीज़ के बीच में तो दोनों बॉडीज़ चार्ज होंगी। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई सर। चलिए अब बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे। तो देखो बेटे, कूलाम्स लॉ में दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स हमने देख लिया कैसे लगता है। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास में ये दो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, और प्रोटॉन पे होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस हम ये मान लेते हैं, कुछ r मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी देख लेते हैं ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो आपका अप्रॉक्स 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बेटे, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पास पास रखे हुए हैं तो इनके बीच में और चार्ज भी है ना। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंदर पढ़ा था कि कोई भी चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे अगर बॉडी का मास नहीं है तो उस पर चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप आगे पढ़ोगे फोटोन मासलेस बोलते हैं, तो फिर उस पर चार्ज भी नहीं हो सकता, वो न्यूट्रल माना जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी पे मास है तभी चार्ज पॉसिबल है, लेकिन मास बिना चार्ज के रह सकता है। तो बेटे ये मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इनके बीच में फोर्स बताना है। इनके बीच में दो फोर्स लगेंगे, एक लगेगा आपका कूलम्स लॉ से और एक लग जाएगा न्यूटन्स लॉ से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो भाई, दो मास पार्टिकल है, पहला लॉ नहीं भूल सकते ना हम लोग। अगर दो मास पार्टिकल हैं जो r डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी लगता है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो इनके बीच में कितने फोर्स लगने वाले हैं? देखो, एक फोर्स लगने वाला है इनके बीच में g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r स्क्वायर। ये मैं लिख देता हूँ इसको, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। और एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आपका है, चलो मैं k लिख देता हूँ इसको, k इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू प्रोटॉन का चार्ज, जो कि इसी के बराबर होता है माइनस प्लस अपॉन r स्क्वायर। अब देखो, ये भी अट्रैक्टिव है और ये भी अट्रैक्टिव है, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स हैं। क्यों सर? भाई ग्रेविटेशन तो अट्रैक्टिव होता ही है ना, और यहाँ पर दो तरह का होता है। तो ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो एक ही टाइप का होता है, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ दोनों टाइप का होता है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव। ये ध्यान रखना है आपको। तो आप ये चेक करो, इन दोनों फोर्सेज में बड़ा फोर्स कौन सा है ना। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बाकायदा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इन दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा आएगा और कितना बड़ा आएगा, जरा चेक करते हैं एक बार। देखो, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि चलो एक काम करते हैं, R तो यहाँ पर है, ये इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशन, डिवाइड कर लेते हैं, वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कितना टाइम्स आएगा। तो ये अब डिवाइड करोगे तो आपका k ऊपर आएगा, e स्क्वायर ऊपर आएगा, और नीचे आपका g m e और m p ये आपका आएगा। r स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटे, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन g होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 इंटू 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस का 27, ये आ गया। तो ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसका ज़रा रेशियो चेक करते हैं कितना आ रहा है। देखिए, तो ये आ गया भाई हमारा एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल्स टू 9 इंटू, चलो 1.6 इंटू 1.6 दो बार आ रहा है, 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस का 38 आ रहा है, अपॉन ये आ रहा है आपका 1.67, ये आ रहा है
इसका, और ये 1.675 यहाँ से भी एक आ रहा है, इनटू ये 9.1 और 10 की पावर -11 और ये 31 और 27 कितना हो गया, चलो जोड़ ही लेते हैं इनको। ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 3 और 2 5, ठीक है। और करते हैं थोड़ा सा, तो चलो अप्रोक्स को हम बाद में देख लेंगे, ऑर्डर चेक कर लेते हैं इसका हम। ये 9 ये 1.6 करीब करीब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलो ऑर्डर चेक कर लेते हैं, थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं। वो तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो चेक करने के लिए, बाकी एग्ज़ाम में तो नहीं करना, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना एग्ज़ाम में, लेके चले जाओ कहीं पकड़ लेंगे। तो ये आपका आ गया, कितना आ गया भाई, 10 की पावर 58। वैसे कैलकुलेटर भी अलाउ कर सकते हैं आगे चल के, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान करते जा रहे हैं चीज़ों को ना। कभी कभी टफ भी कर देते हैं अचानक से पेपर टफ कर देंगे, फिर पेपर में मार्किंग अच्छी कर देते हैं। 10 की पावर 11 इंटू ये आपका ऊपर आ गया, देखो एक मिनट माइनस का आएगा ना, तो ये दोनों ऊपर आ गए, और ये कितना है 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर माइनस का 38। तो एक ऑर्डर देख लेते हैं अपन, ऑर्डर देख रहे हैं। तो बेटे ये आपका ऑर्डर आएगा करीब करीब 58 11 कितना 20, तो 78 हो गया। 10 की पावर 78 तो ये आ रहा है, और 10 की पावर माइनस का 38 ये आ रहा है, तो करीब करीब 10 की पावर 40। बाकी इसको थोड़ा डिवाइड करोगे तो ये थोड़ा सा कम आ जाएगा, तो अराउंड जो आएगा ये आपका 10 की पावर 39 का ऑर्डर इसका आएगा। क्योंकि थोड़ा यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा ये कम आएगा। तो एक ऑर्डर आ गया 10 की पावर 39 या 30-40 के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत बड़ा होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात आ रही होती है, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो बेटे आज के लेक्चर में हम इतने रखेंगे। आज हमने कूलॉम्स लॉ का थोड़ा एप्लीकेशन समझा, 1-2 क्वेश्चन हमने किया है बेसिक। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, और जहाँ पर हम सुपर पोजिशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप पढ़ते रहो, ठीक है, और बेटे आप अच्छे से मेहनत से करते रहो। ये मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, क्योंकि अभी हमने शुरू किया है अपना चैनल। ये बेटे चैनल आपके लिए ही बनाया है, आप चाहे कहीं पर भी हो, आप चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, आप इस चैनल पर आप पढ़िए। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, हर लेक्चर जैसा आपको किसी भी कोचिंग में, किसी भी बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में जहाँ पर बच्चे 2-2 लाख रुपए दे के पढ़ते हैं, वहाँ जितना भी आपको पढ़ाया जा सकता है वो सारा मटेरियल आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं देने वाला हूँ। ये आप सब बच्चों के लिए है, ये आपके लिए बनाया हुआ चैनल है। आप सब्सक्राइब कर लो इसको, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, और बेटे पढ़ते रहो, और यहाँ पर आप मेहनत करते रहो। कोई भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो, मैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।